टुडे में आइए बात करते हैं आज के फोकस की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 के प्रत्यक्ष करों के संग्रह और संचालन से संबंधित प्रमुख आंकड़े जारी किए हैं। सीबीडीटी ने समेकित टाइम सीरीज डेटा जारी किया है, जिससे पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में आईटीआर भरने वालों की संख्या में दोगुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा दर्ज किया गया है। देश में एक तरफ जहां मध्यम वर्ग आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, तो वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के आंकड़े ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या में साल दर साल तेजी देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में ये बात सामने निकल कर आई है। सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में आईटीआर भरने वालों की संख्या दोगुना से भी ज्यादा हो गई है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में 2013-14 के मुकाबले करीब 104.91% आईटीआर अधिक दाखिल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में दाखिल हुए आईटीआर की कुल संख्या 7.78 करोड़ रही, जबकि 2013-14 में दाखिल हुए आईटीआर की संख्या 3.8 करोड़ रही थी। वहीं पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 160.52% बढ़कर 16,63,686 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 6,38,596 करोड़ रुपए था। सरकार ने 2023-24 में प्रत्यक्ष कर से 18.23 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वित्त वर्ष में जुटाए गए 16.61 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 9.75% अधिक है। सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2022-23 में 173.31% बढ़कर 19,72,248 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 7,21,604 करोड़ रुपए था। प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 के 5.62% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 6.11% रहा। वहीं कर संग्रह की लागत वित्त वर्ष 2013-14 में कुल संग्रह के 0.57% से घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में कुल संग्रह का 0.51% रही। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश कैसे विकसित बनने की राह पर अग्रसर है। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूती के साथ जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती हुई नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जो सीबीडीटी द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं किस तरीके से एक मजबूत स्थिति जो है वो नज़र आती है। और ख़ासतौर से इससे पहले हमने देखा था जो मध्यम वर्ग है उसकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से मजबूत हुई है, और उसी का परिणाम जो आईटीआर फाइलिंग है वो दोगुने से भी ज़्यादा पिछले 10 वर्षों में हो चुकी है। इस पर और चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे खास मेहमान नवीन वाधवा जी हमारे साथ जुड़े हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इकोनॉमी टुडे में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप इन आंकड़ों को देख रहे हैं। नमस्कार। ये जो आंकड़े हैं काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए कि इन सालों में रिटर्न के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है और टैक्स कलेक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं पिछले 5 सालों का ही डेटा जो सीबीडीटी ने रिलीज किया था ईयर वाइज, अगर मैं उसकी बात करूं तो पिछले 5 सालों में लगभग 3.5% CAGR से रिटर्न फाइलिंग में बढ़ोतरी हुई है। और इसी टाइम में उन रिटर्न्स की अगर बात करूं जिसमें जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाई गई है, उसमें 15.5% की बढ़ोतरी हुई है CAGR की बात करें हम लोग तो। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर हम लोग टैक्स कलेक्शन की बात करें तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी हुई है CAGR इन लास्ट 10 ईयर्स। और नेट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि रिटर्न फाइलिंग में चाहे इतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ हो, चाहे जीरो टैक्स लायबिलिटी में 15.5% की बढ़ोतरी, उसके पीछे सबसे जो मेन रीजन है जो न्यू टैक्स रिजीम गवर्नमेंट लेके आई, जिसमें आपकी 7 लाख तक की टैक्सेबल इनकम है जो टैक्स फ्री हो जाएगी, वो एक रीजन है कि रिटर्न फाइल की जा रही है लेकिन जीरो टैक्स लायबिलिटी दिखाई जा रही है। लेकिन
जो अपर मिडिल क्लास है या जो रिच क्लास है, उनकी इनकम में काफी इंक्रीमेंट है। जी। इसी रीजन की वजह से टैक्स कलेक्शन ज्यादा बढ़ा है, हुँ। लेकिन रिटर्न फाइलिंग के अंदर और जीरो टैक्स लायबिलिटी वाले रिटर्न के अंदर कुछ खास उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है टैक्स कलेक्शन में। तो जी, इन नवीन जी, आंकड़ों और को लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए, क्योंकि अगर अब से 9-10 साल पहले की हम बात करें तो लगातार यही स्थिति होती है कि जो मध्यम वर्ग है वो और कमज़ोर होता जाता था। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि जो मध्यम वर्ग है आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और उसी का परिणाम हम देख सकते हैं कैसे पिछले 10 वर्षों में दोगुना से ज़्यादा हो चुका है आईटीआर फाइलिंग। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूं मैं कि रिटर्न फाइलिंग में टैक्स कलेक्शन में एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। 10 से 11% सीएजीआर और 10 साल तक मेंटेन कर पाना ये आसान काम नहीं था। जी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानूंगा कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर जो बूस्ट है, हुँ। नंबर वन। नंबर टू, जो गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन को जो इतना सहारा लिया है और जो टैक्स टीडीएस और टीसीएस का जो सहारा लिया है, जी। उससे गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं ऐसे टैक्स पेयर्स की जो अपनी टैक्स प्रॉपर ईमानदारी से पहले नहीं पे किया करते थे। हुँ। इस डिजिटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा एज मिला है, जी। क्या वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर पाए। इकोनॉमी के साथ साथ डिजिटाइजेशन को मैं बहुत बड़ा रोल मानता हूं इस टैक्स कलेक्शन के पीछे। जी, नवीन जी, और जैसे आपने कहा कि जो सरकार की नीतियाँ हैं वो काफ़ी कारगर रही हैं, और उसी कड़ी में हम देख सकते हैं काफ़ी सरल अब इसको बना दिया गया है। जो आईटीआर फाइलिंग का पूरी प्रक्रिया है, पहले थोड़ी-सी लोगों को जटिल ज़रूर लगती थी, लेकिन अब कोशिश लगातार यही की जा रही है कि कैसे हम इसको और सरल बना सकते हैं। जितने कंप्लायंसेस इजी होंगी, उतना ही एक सिटीजन, भारत का नागरिक, उन कंप्लायंसेस को करने में आसान भी समझेगा और उनको करना भी चाहेगा। जी। अगर हम लोग आज बात करें आईटीआर 1 to 4 जो एक इंडिविजुअल के लिए होती है, हुँ। सर आप आईटीआर, आप बिलीव कीजिए, आप अपना ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं करेंगे उससे पहले आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। इतना इजी है आईटीआर 1 एंड आईटीआर फॉर्म। और जी। बिना किसी टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प के आप फाइल कर सकते हैं। हुँ। और अगर हम लोग उन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न आज की डेट में आईटीआर 1 ही फाइल की जाती है, जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम है या जो जी। सीनियर सिटीजन है जिनकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, हुँ। वो आईटीआर 1 में बहुत इजीली फाइल कर सकते हैं बिना किसी टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प लिए। जी। ये और इसके अलावा जो एआईएस जो पिछले 3-4 सालों में गवर्नमेंट ने जो ऑटोमेट किया है एआईएस को, जिसमें आपकी लगभग लगभग सारी इनकम, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, चाहे सैलरी इनकम हो, ऑलमोस्ट सारी इनकम आपकी जी। एआईएस में कैप्चर होती है, जो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न में भी कैप्चर हो जाती है। जब हुँ। आप रिटर्न बनाने जाते हैं, आपको सिंपल बस एआईएस से डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है, सिर्फ आपको वेरीफाई करना है और रिटर्न फाइल करनी है। जी। तो जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है प्रोसेस का, उसको भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि लोग अब हिचकते नहीं है, डरते हुँ। नहीं है अपनी रिटर्न फाइल करने से। तो जी। गवर्नमेंट को इस मायने में मेरा थम्स अप है कि उन्होंने काफी अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि डिजिटाइजेशन का गवर्नमेंट ने काफी सहारा लिया है, वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि टैक्स पेयर्स की कन्वीनियंस के लिए भी गवर्नमेंट ने उसका जी। काफी सहारा लिया है कि लोग एक कंफर्टेबल फील कर पाए, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना पाए टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। जी, बिल्कुल, और एक वक्त था जब टैक्स चोरी की जो खबरें थी वो हमारे सामने आती थी, लेकिन आज यही शायद एक बड़ा बदलाव है जब हम बात कर रहे हैं कि जो आईटीआर फाइलिंग है वो कैसे डबल हो गई है पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें, एक ऐसा देश जो कि विकसित बनने की राह पर अग्रसर है, उसके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण, और जैसा आपने कहा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है दुनिया की 5वें पायदान पर, और कोशिश हमारी ये है कि तीसरे पायदान पर हम आ सकें, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण कि इस तरीके से जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें इजाफा हो रहा है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए ना हमें अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग अगले 25 सालों में अगर हम लोग डेवलप नेशन होना चाहते हैं, जी। तो अगर मैं आपको बताऊं आज की डेट में हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लगभग 500 मिलियन, मतलब 50 करोड़ है। 140 करोड़ की हमारी जनता है। अगर हम लोग ओल्ड एज को और बच्चों को निकाल दें तो 500 मिलियन, 50 करोड़ हमारी लेबर फोर्स है। और इसमें से जो सिर्फ 74 मिलियन, मतलब 7.5 करोड़ है, जो कि लगभग 15% है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता जी। है। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन है कि हमारा एक बहुत मेजर लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, लगभग 48%। और आपको पता है एग्रीकल्चर इनकम हमारी टैक्स फ्री है। और जी। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करता है, जिसका जो नंबर है वो भी 40 करोड़ है। अगर गवर्नमेंट को अपनी जीडीपी को इंक्रीज करना है और अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो को इंप्रूव करना है, तो जी। उसका सबसे बड़ा गवर्नमेंट को जो स्टेप लेना होगा वो ये लेना होगा, अपनी इस इनफॉर्मल इकोनॉमी को जितना जल्दी हो सके
फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर लेके आए, और उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होगा, इन एंटिटीज को, इन ऑर्गेनाइजेशन को एमएसएमई में लेके आए, इनको ई श्रम पोर्टल से जोड़े। जी। जितना वो ज्यादा एमएसएमई पोर्टल से जुड़ेंगे, उतना उनका कंट्रीब्यूशन फॉर्मल सेक्टर की तरफ होगा, उतना कंट्रीब्यूशन हमारे ऑफिशियल जीडीपी में उसका आंकड़ा कैप्चर होगा, जी। और उतना ही वो टैक्स कंट्रीब्यूट करेंगे। और बिल्कुल। इसका हमारे यूपीआई ने और हमारे बैंकिंग सेक्टर ने काफी बड़ा रोल निभाया है हम्म। कि एक बहुत बड़ा नंबर हमारा इनके साथ ऐड हुआ है हमारे फॉर्मल सेक्टर के साथ। बट जी। अभी लॉन्ग वे टू गो। जितना जल्दी गवर्नमेंट इन पे फोकस करेगी, मुझे लगता है कि 25 साल में हम लोग डेवलप नेशन का जो सपना है वो हम जल्दी ही पूरा कर पाएंगे। जी, यानी और संगठित किया जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी वो पूरी तरीके से संगठित नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभाव है या इसका जो असर है वो किस तरह का हमें नजर आएगा हमारी अर्थव्यवस्था पर? एमएसएमई का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लगभग लगभग हमारे देश का 80 से 84% आज भी एमएसएमई है। वो ही हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। जी। जितना हम लोग एमएसएमई फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे, जितना हम लोग एमएसएमई को लोन से जोड़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर से जोड़ेंगे, उतना ही हम लोग आगे बढ़ने में सक्सेसफुल होंगे। इसका मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूँ सर। 2016 में सिर्फ लगभग लगभग 5 करोड़ 10 लाख लोग ही थे जो हमारे एमएसएमई से रजिस्टर्ड थे, जो जी। नंबर अब बढ़ के 6 करोड़ 30 लाख हो चुका है। तो एक अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है इस सरकार में। उन्होंने कहीं ना कहीं एमएसएमई में जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, उन्होंने उनकी इंपॉर्टेंस को समझा है। जी। और उनको अभी लास्ट बजट में ही उन्होंने एक सेक्शन 43B में भी एक अमेंडमेंट लेके आए, जिसमें उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया कि 45 दिन के अंदर आपको एमएसएमई को पेमेंट करनी होगी। उनको मालूम है कि एमएसएमई के लिए उनका वर्किंग कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी उनके हाथ में पैसा आएगा, उतनी जल्दी ही वो और नया स्टॉक मार्केट में ला सकते हैं और उतना बेटर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते जी। हैं। इसलिए मैं बार बार एमएसएमई पे ही लौट के आ जाता हूं कि एमएसएमई का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी को और ऊपर उठाने में। और यही एमएसएमई बाद में जाके लार्ज एंटरप्राइज बनेगी, और मे भी बाद में जाके यही कंपनीज लिस्ट होकर लार्ज कैप बनेगी। इसीलिए गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई पे फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ जो एक टारगेट रखा गया है कि कितना जो रेवेन्यू है वो जनरेट हम करेंगे, पिछले वर्ष के मुकाबले अगर बात की जाए तो करीब 9.75% की इसमें भी हमने बढ़ोतरी देखी है। तो धीरे धीरे ही जो लक्ष्य है यानी उसको भी हम पा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें एक आम नागरिक का जो कि टैक्स पेयर है उसका भी योगदान अब नज़र आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये टैक्स में बढ़ोतरी है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो हम लोग आज इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर इतनी बढ़ोतरी हुई है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। एक आंकड़ा कहता है कि अगर गवर्नमेंट 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करती है तो लगभग लगभग ₹2.5 का वो रेवेन्यू जनरेट करती है। जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करेगी तो आप सोचिए उसे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वही पैसा लौट के वापस गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म में आएगा। तो इसीलिए इस बजट में भी मुझे यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट पिछले कैपिटल एक्सपेंडिचर का आंकड़ा जरूर टच करेगी। अगर इंक्रीज ना भी करे तो ये एक अगेन एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स और टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। जी बिल्कुल। और ये खासतौर से जो नीतियां हैं अगर देखा जाए नवीन जी, उनमें ही बदलाव के कारण हम देख पाते हैं। और उसके साथ साथ जो पारदर्शिता है, इस तरह के आंकड़े जो हैं लगातार समय अगर अलग अलग समय पर हम देखते हैं सीबीडीटी लगातार देता है। उससे पहले भी हमने देखा कि जो ट्रांसपेरेंसी है पूरे सिस्टम में अब वो नज़र आती है। तो एक आम नागरिक जिसको शायद पहले नहीं पता चलता था कि किस तरीके से जो टैक्स है वो जा रहा है, कितने लोग जो हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं और कैसे अब यूटिलाइजेशन जो हो रहा है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि कैसे हम देश को विकसित भारत बनाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के समय में। बिल्कुल सर। सरकार और देश के नागरिक वो दोनों पार्टनर की तरह काम करते हैं। तो दोनों पार्टनर का पूरा हक है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने रिलेशनशिप में। नॉट जस्ट सीबीडीटी, मैं तो सीबीआईसी भी बोलूंगा, जो अपने आंकड़े हर महीने रिलीज करते हैं जीएसटी का कलेक्शन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन रिवील किया जाएगा, आज आपने देखा होगा पिछले 10 मिनट में मैंने काफी सारे आंकड़े बोले हैं। ये सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ये पब्लिक डोमेन में गवर्नमेंट ही लेके आई है। तो जितने ज्यादा आंकड़े गवर्नमेंट लेके आएगी, पहले हमें सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के टाइम पे पता लगता था कि हमारे देश की इकोनॉमी ने क्या किया है। बट आज के टाइम में हर महीने हर क्वार्टर कुछ ना कुछ डेटा इस तरीके गवर्नमेंट रिवील करती है, जिससे कि टाइमली हम लोग अपने पॉलिसी में चेंज कर पाए। और अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो और बेहतर करने की तरफ हम लोग कोशिश करें। और इसके पीछे सबसे बड़ा रोल यही है कि गवर्नमेंट
कि पॉलिसीज में गवर्नमेंट के डिस्क्लोजर में काफी ट्रांसपेरेंसी रही है, जैसे कि टैक्स पेयर जुड़ पाए सरकार के साथ, टैक्स जी। पेयर अप्रिशिएट कर पाए कि उसका पैसा सही हाथों में है और सही तरीके से यूज किया जा रहा है। जी, बिल्कुल और यही बड़ा बदलाव है जो कि लगातार भारत को आगे बढ़ा रहा है।